ની કંપનીમાં જોડાઈ રહ્યા છે નારાયણ હેલ્થ નારાયણ हृदयालय ग्रुप CFO संध्या जे। संध्या मैम, गुड आफ्टरनून। स्वागत है मैम CNBC बाजार पर। और एक शुरुआत करना चाहेंगे मैम रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। एक रेवेन्यू में ग्रोथ देख रहे हैं 76% Q4 में, बट एबिटा मार्जिन्स अगर देखें तो 530 बेसिस पॉइंट एक यहाँ से डिक्लाइन है। क्या की फैक्टर्स रहे बिहाइंड द मार्जिन कंप्रेशन, और कैसे और कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्जिन्स टू नॉर्मलाइज? नमस्ते। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप हमारा बिजनेस देखेंगे तो उसका 3 पार्ट है। एक पार्ट जो इंडिया का ग्रोथ है, वहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक ग्रोथ भी देखा है एंड हमने काफ़ी रोबस्ट मार्जिन एक्सपेंशन भी देखा है। फिर केमन में अगर हम देखेंगे तो हॉस्पिटल बिजनेस में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ आया है, इंश्योरेंस बिजनेस में भी काफ़ी रेवेन्यू ग्रोथ आया है, बट मार्जिन में डाइल्यूशन दिखा है क्योंकि इंश्योरेंस नया बिजनेस है और जेस्टेशन पीरियड के अंदर चल रहा है, तो उसकी वजह से एक लेवल ऑफ म्यूटेड परफॉर्मेंस आ रहा है। अगर आप इंडिया और केमन को कंबाइन करेंगे तो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो ब्रॉडली एबिटा को देखेंगे तो ब्रॉडली फ्लैट टू लास्ट ईयर है। रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखा होगा, 40% ग्रोथ देखा होगा। अभी ये जो डाइल्यूशन देख रहे हैं आप 5% का, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यूके में एक बिजनेस एक्वायर किया था, तो वो एक लोअर मार्जिन बिजनेस है, तो उसकी वजह से ओवरऑल मार्जिन डाइल्यूशन आया है। और दूसरी बात ये है कि हमने काफ़ी सारे प्री डील कॉस्ट्स बुक किए थे, क्योंकि डील का डिलिजेंस और काफ़ी सारे अदर कॉस्ट्स जो थे वो P&L में बुक हुए थे, तो उसकी वजह से भी हम एक ऑलमोस्ट 150 to 200 बिप्स डाइल्यूशन देख रहे हैं, जो एक वन टाइमर के नेचर में है और वो नेक्स्ट ईयर नॉर्मलाइज हो जाएगा। बट ओवरऑल अगर आप हमारा एबिटा बेस देखेंगे तो वो बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ यूके वो रीबेस हो गया है, बट रेवेन्यू बेस उतना ग्रो भी हुआ है हमारा, तो वही बैलेंस आपको देखना पड़ेगा। मैम AI हेल्थ केयर सेगमेंट में AI के फ्रंट पर जानना चाहेंगे, क्योंकि कंपनी हैज़ बीन वोकल अबाउट टेक्नोलॉजी लेड हेल्थ केयर। तो कैसे आप ये डिप्लॉयड देख रहे हैं अक्रॉस डायग्नोस्टिक्स, पेशेंट केयर, ऑपरेशंस और डॉक्टर प्रोडक्टिविटी, और क्या मेजरेबल बेनिफिट्स आपने अब तक देखे? हमारी जो AI की जर्नी है, हम अगर बोलेंगे तो काफ़ी अर्ली शुरू हो गया था, क्योंकि हमने अपने पिछले 4-5 साल इन्वेस्ट किए हैं फाउंडेशन सेट करने के लिए। तो जो बेसिक डेटा आर्किटेक्चर है, अगर अगर हमको क्वालिटी AI आउटकम्स देने हैं, तो वो फाउंडेशनल AI लेयर जो बोलते हैं, डेटा प्रोसेस आर्किटेक्चर, क्योंकि हम काफ़ी अहेड ऑफ द गेम है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन आवर हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम आत्मा एंड डेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम मेधा। तो आत्मा और मेधा की वजह से हमारा जो फाउंडेशनल इंटेलिजेंस लेयर है वो काफ़ी स्ट्रांग है। उसके ऊपर हम बिल्ड कर रहे हैं एक्शनेबल इंटेलिजेंस और एजेंटिक इंटेलिजेंस। एक्शनेबल इंटेलिजेंस ऑलरेडी इवन द प्री AI वर्ल्ड हम काफ़ी कुछ कर रहे थे उस एरिया में, बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग डेटा एंड प्रोसेस लेयर। अभी एजेंटिक इंटेलिजेंस में अगर हम देखेंगे तो एक तो हमने ऑपरेशंस में काफ़ी जगह पे AI एनेबल्ड एजेंटिक फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे ऑटोमेटिक चेक इन इनटू द हॉस्पिटल, ऑटोमेटिक चेक इन इनटू द रूम, ऑटोमेटिक डिस्चार्ज क्वेरी हैंडलिंग, ट्रिगर एक्सेप्शंस, एस्केलेशंस, कस्टमर रिस्पॉन्स। सो एटलीस्ट एक 30-40 यूज केसेस हैं जो हमारे लाइव हैं अभी ऑपरेशनली, जो हमारे ऑपरेशंस को ना जस्ट सिंप्लीफाइड कर रहे हैं कस्टमर के एंगल से, बट हमारे लिए भी काफ़ी एफिशिएंट ऑपरेशंस डिलीवर कर पा रहे हैं। द सेकेंड बिग लेयर वेयर वी हैव इन्वेस्टेड क्वाइट अ बिट इज इन क्लिनिकल AI, क्योंकि वहाँ पे पहले ही हमने काफ़ी रिस्क स्कोर उसके बारे में सब बात किया था। पिछले साल हमारा AI ड्रिवन ECG मॉडल पब्लिश हुआ, जिसमें हम यूजिंग AI रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर डायग्नोज कर पा रहे हैं। दैट्स ऑल्सो डेमोक्रेटाइजिंग द एबिलिटी टू डायग्नोज हार्ट फेलियर एट अ far more reasonable cost than in the and this has been recognized by BMJ and many other reputed publications.
एंड वेरी अवार्ड विनिंग फीचर ऑल्सो, बट उसका इम्पॉर्टेंट वैल्यू ये है कि हम उसकी वजह से हमारा एक्सेस टू केयर इम्प्रूव कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी AI डिप्लॉयमेंट है. एंड thirdly, the typical use cases that all companies have on process, on finance, on HR, on various operational processes, many AI features have got deployed. So overall, I would say कि काफ़ी आगे हैं हम इस जर्नी में, एंड उसका बेनिफिट हम अपने परफॉर्मेंस में देख पा रहे हैं. जी जी मैम, काफ़ी एक ब्रॉड व्यू यहाँ से संध्या मैम आपने शेयर किया. आगे बेड एक्सपेंशन स्ट्रेटजी के ऊपर जानना चाहेंगे. जो कंपनी का यहाँ से एम है टू इंक्रीज कैपेसिटी टू 7,600 बेड्स बाय FY30. मैम, कौन से रीजन्स या स्पेशलिटीज़ यहाँ से ड्राइव करेगी इस एक्सपेंशन को, और व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न रेशियो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट्स? अगर हम रीजन्स देखेंगे तो हमने जैसे अनाउंस किया है, जहाँ पे हमारा कोर स्ट्रेंथ है एंड जहाँ पे हमारा ब्रांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वहीं पे हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है बैंगलोर, कोलकाता, रायपुर, जहाँ पे हमारे लिए ब्रांड रिकॉल और एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं. एज फार एज स्पेशलिटीज इज कंसर्न, जहाँ पे हमारे फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे तो मल्टी स्पेशलिटी है, सब स्पेशलिटीज हम फोकस करेंगे. बट स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो हम ऑन्कोलॉजी में काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं, काफ़ी सारे कॉम्प्रहेंसिव ऑन्कोलॉजी सेंटर्स हमने सेटअप किए हैं. पिछले महीने भी अहमदाबाद में हमारा रेडिएशन यूनिट लॉन्च हुआ था. पिछले क्वार्टर मैसूर में हमने अपना रेडिएशन यूनिट रिफ्रेश और लॉन्च किया था. तो काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है ऑन्कोलॉजी में. और रोबोटिक्स में भी हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं. हमारे सारे हॉस्पिटल्स में अभी रोबोटिक फैसिलिटीज़ हैं. इनफैक्ट कार्डियक में रोबोटिक में हम एक्चुअली देश में लीड कर रहे हैं. सबसे ज़्यादा कार्डियक रोबोटिक प्रोसीजर्स हम आज कर रहे हैं. तो वहाँ पे भी हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए हैं. रोबोटिक्स ऑपरेट्स अक्रॉस स्पेशलिटी, सो एक स्पेशलिटी नहीं बल्कि सब स्पेशलिटीज़ में रोबोटिक का यूज़ केस है, तो वहाँ पे भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं. और न्यूअर थेरेपीज लाइक CAR-T एक्सेट्रा, अगेन हमने खुद क्लिनिकल ट्रायल्स में इम्यूनिल के कोलैबोरेशन के साथ काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया था, और उसकी वजह से हम एक वेरी हाई क्वालिटी CAR-T इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटी अपने पेशेंट्स को दे पा रहे हैं. तो ओवरऑल टेक ड्रिवन इन्वेस्टमेंट, ऑल्सो ज्योग्राफी जहाँ पे हमारा फोकस है, एंड इन टर्म्स ऑफ एमर्जिंग कैपेबिलिटीज बिल्ड कर रहे हैं. अगर आप ROCE की बात करेंगे तो हॉस्पिटल का ROCE जो होता है, हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हॉस्पिटल्स में, उसका अगर आप ड्यूरेशन देखेंगे तो वो 25 से 50 साल का रहता है. तो जब एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो वो एसेट को हम काफ़ी देर तक स्वेट कर सकते हैं. तो हमने फॉर एग्जांपल अभी 2 साल पहले तक कोई सिग्निफिकेंट कैपेक्स नहीं किया था और कोई बेड ऐड नहीं किया था, तो उसकी वजह से हमारे ROCs जो थे वो 30% पे चल रहे थे. ना अभी हम एक कैपेक्स फेस में हैं, तो उसकी वजह से ROCs में डाइल्यूशन देख पा रहे हैं. बट जैसे हमारा ये फैसिलिटीज कमीशन होगा तो फिर से ROCs पिकअप होंगे. तो जो हॉस्पिटल्स की जो रिटर्न रेशियोज हैं उसको हमें एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखना पड़ता है. एक डिमांड के ऊपर आपसे जानना था, बट उसके पहले जो एक ये समझना चाहेंगे, एक ब्रेक थ्रू पीस एग्रीमेंट जो हमने देखा, जो आज अपडेट हम देख रहे हैं US ईरान के बीच में, मोस्टली इनडायरेक्ट बट हाईली पॉजिटिव ऑपरेशनल और मैक्रो इकोनॉमिक रिलीफ इफेक्ट है इंडियन हॉस्पिटल चेन के लिए. कंपनी की अगर यहाँ से बात करें, आपने जैसे मेंशन किया इंडिया, UK, कैमन आइलैंड के ऊपर फोकस है क्योंकि डायरेक्ट बिजनेस ऑपरेशंस नहीं है मिडिल ईस्ट, बट आपसे समझना चाहेंगे वो रिलीफ आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल फॉर द इंडस्ट्री? एक तो जैसे सब इंडस्ट्री है, हमारे इंडस्ट्री को भी एक स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी की उम्मीद है, क्योंकि जैसे क्रूड प्राइसेस, करेंसी प्राइसेस, ये ऑल हमारे इनपुट कॉस्ट्स को अफेक्ट करता है. हमारा काफ़ी सारा इक्विपमेंट्स एंड इनपुट मटेरियल इंपोर्ट होता है, काफ़ी प्लास्टिक यूज़ होता है हेल्थ केयर में. तो एक सेटलमेंट आएगा, एक वॉलेटिलिटी कम होगा, तो उससे हमको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा हमारे predicting our next cost structures and being coming to some level of stability. तो वो एक चीज़ है. दूसरा है कि
जैसे ये सिचुएशन थोड़ा सेटल होगा तो हमको ये भी मानना है कि हम एक स्टेडी स्टेट में लार्जर प्लान्स बना सकते हैं, क्योंकि अभी सब लोग एक वेट एंड वॉच सिचुएशन में हैं कि हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, कहाँ पे कंजर्वेशन करना है कैश फ्लो का। तो सब, नॉट जस्ट हेल्थ केयर बट सब इंडस्ट्रीज का एक लेवल ऑफ वेट एंड वॉच है हर चीज में, तो हमको एक स्टेबिलिटी मिलेगा। तो नॉट जस्ट हेल्थ केयर सेक्टर बट सब सेगमेंट्स को आई थिंक दैट स्टेबिलिटी एंड क्लैरिटी विल बी यूजफुल। संध्या मैम, लास्टली डिमांड आउटलुक जानना चाहेंगे। स्ट्रॉन्गर ग्रोथ आप देख रहे हैं फ्रॉम डोमेस्टिक पेशेंट्स, मेडिकल टूरिज्म और इंटरनेशनल ऑपरेशंस, कहाँ से और कौन से सेगमेंट्स आपको लग रहा है बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years? अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट 2 to 3 years टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमारा कोई नया कैपेसिटी कमीशन नहीं हो रहा। हम जो भी कैपेक्स कर रहे हैं थोड़े लॉन्ग टर्म इन नेचर है। FY28 बैक एंड FY29 में ही हमारा कैपेक्स लाइव हो रहा है। उसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ आएगा इंडिया में वो ऑर्गेनिक ग्रोथ आएगा, जो हम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स के थ्रूपुट इम्प्रूव करके, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का जो ज़्यादा, बिकॉज हमने अभी क्लिनिक्स भी खोले हैं, इंश्योरेंस भी कर रहे हैं, तो ज़्यादा वॉलेट शेयर भी हम अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी से हमारा ग्रोथ आएगा इंडिया में। As far as Cayman and UK are concerned, these are stable businesses. They grow in a very organic, stable way, but they are cash flow accretive. So इंडिया को हम ग्रोथ और मार्जिन उस नज़रिए से देख सकते हैं, बट केमन और यूके को हमको कैश फ्लो और स्टेबिलिटी के नज़रिए से देखना पड़ेगा। इंडस्ट्री में अभी भी काफ़ी डिमांड अनमेट है, तो उसकी वजह से इंडस्ट्री अभी भी हमको पॉजिटिव ही दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। संध्या मैम, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की। थैंक यू मैम फॉर कनेक्टिंग. બેસ્ટ વિશિસ ફોર કમિંગ ક્વાર્ટર્સ. થેન્ક યુ. તો આ રીતે નારાયણા હૃદયાલયના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે ચર્ચા કરી. ઓવરઓલ જે રીતે એક રિલીફ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ જીઓ પોલિટિકલ ફ્રન્ટ પર, ને સાથે દંબસ જે કંપનીને આવનારી યોજના બનતી જોઈ રહ્યા છે. સ્ટોક પ્રાઇસ નજર કરીએ, લગભગ ટેસ્લો આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. ઘણો મજબૂત સ્ટોક હતો, ત્યાંથી પ્રોફિટ બુકિંગ જોઈ રહ્યા છે અને અત્યારે એક ઘટાડા સાથે 1% આસપાસનું પ્રેશર છે નારાયણા હેલ્થમાં. એ સાથે સમય થયો છે